ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज देश में मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। आज ही के दिन 50 साल पहले यानी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। यानी वो दौर जब लोगों के संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता वापस ले ली गई। संविधान हत्या दिवस के मौके पर बीजेपी पूरे देश में आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज संविधान की दुहाई देने वाले लोग उसी पार्टी से आते हैं जो लोकतंत्र के रक्षक से भक्षक बन गए। उन्होंने उन पार्टियों पर भी सवाल खड़े किए जो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के खिलाफ थे लेकिन अब कांग्रेस के साथ साथ हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की दलील है कि अब लोगों ने आपातकाल को भुला दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी की संविधान बचाव यात्रा से घबराकर बीजेपी आपातकाल का जिक्र कर रही है। इस वार पलटवार के बीच आज कैबिनेट की बैठक में संविधान हत्या दिवस को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा और जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया उनके योगदान को सराहा। आज महादंगल की बहस आपातकाल को लेकर, क्या आपातकाल का जिक्र करके बीजेपी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है? सवाल यह कि क्या राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा से बीजेपी घबरा गई है? क्या लोगों ने आपातकाल को भुला दिया है जैसा कांग्रेस कह रही है, या आपातकाल अब कांग्रेस पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा? संविधान के मुद्दे पर वो कांग्रेस की दुखती रग है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे को लेकर आज वार पलटवार कैसे हुआ है, बयानों के बाण एक दूसरे पर कैसे चलाए गए हैं, वो सुनाते हैं आपको। यहाँ एक अघोषित इमरजेंसी की तानाशाही हर दिन के साथ और क्रूर होती जा रही है। आज कांग्रेस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है कि यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? इस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। तो अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई अब संविधान बचाने पर आई।
इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर साहब, आप महासचिव हैं आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले दर्शकों को जल्दी से हम दिखा देते हैं आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह संकल्प है, जिसमें हाईलाइट करके लिखा गया है कि संविधान पर यह प्रहार 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान को कुचलने के कठोर प्रयास के साथ शुरू हुआ था। यानी कि कांग्रेस की सरकार कैसे आंदोलन को कुचलती थी। और आगे लिखा गया है वर्ष 2025 संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। यह भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय था। आपातकाल में संविधान को कुचलने का प्रयास किया गया, भारत की लोकतांत्रिक भावना पर हमला किया गया और संघवाद को नष्ट किया गया, मौलिक अधिकार, मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा को भी खत्म किया गया है। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, आपसे शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा से डर गई है बीजेपी और दूसरे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब इसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि आपातकाल तो देश की जनता कब का भुला चुकी है। सिद्धार्थ यादव जी, देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है अगर वो ये कहे कि देश की जनता आपातकाल को भुला चुकी है और इसलिए उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपातकाल जैसा एक समय जिसने देश के संविधान को ही नहीं, इस देश की मूल आत्मा को, हमारी लोकतंत्र की नींव को हिला दिया हो, उसको किसी देश को कभी नहीं बुलाना चाहिए। किसी एक पार्टी को ये गफलत कभी नहीं होनी चाहिए कि वो आपातकाल जैसा एक काल किसी देश पर थोप सके। पर जो तानाशाही मानसिकता की पार्टियां हों या तानाशाही मानसिकता के नेता हों, जो आपातकाल जैसी एक लोकतंत्र की हत्या की घटना वो देश में कर सकें, वो तो चाहेंगे ही कि देश की जनता लोकतंत्र के इतने बड़े प्रहार को भूल जाए। आज 50 वर्ष पूरे हुए। क्यों खड़गे जी, क्यों राहुल गांधी, क्यों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एक बार नहीं आकर के कहते कि हम आपातकाल पर माफी मांगते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी ने आज तक 50 सालों में कभी एक बार कहा हो कि जो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात देश में हुआ, जब देश में सभी प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, जब कोर्ट्स पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, जब देश में मौलिक अधिकारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, क्या क्या देश के लोगों के साथ नहीं हुआ, कितने टॉर्चर लोगों के साथ नहीं हुए, उस पर कोई आपको एक प्रतिशत भी नहीं लगा कि कभी माफी मांगी जानी चाहिए? कांग्रेस अगर आपने माफी मांगी होती, अघोषित आपातकाल लगा दिया है बीजेपी ने इस देश के भीतर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत अन्याय है उस काल के साथ। मुझे आज भी याद है और मैं 10 सेकंड लेके आपके दर्शकों को बताता हूं। जितने लोग आपातकाल को पढ़ेंगे वो जान पाएंगे कि जिस रात इमरजेंसी लगाई गई थी, मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे लंबी रात वो रही होगी। 2 साल के बाद ये देश जाग पाया था। रातों रात लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया था। जब जेल के अंदर लोग मर रहे थे तो देश की 9 हाईकोर्ट्स ने आकर के कहा था कि अगर डिटेंशन में किसी की मौत होती है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार केस लेकर के गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये लेकर के आई कि कोई मर गया तो उसकी सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। कस्टडी में एक जज जस्टिस HR खन्ना ने उसके खिलाफ अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, तो इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। उन्होंने अगले दिन रिजाइन कर दिया, सुपरसीड कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था चित्रा जी, और उन्होंने कहा था इफ इंडिया रिगेन्स डेमोक्रेसी एवर, यू शुड बी थैंकफुल टू HR खन्ना हु वाज योर वॉरियर। जब ऐसे समय में देश चला हो, हाँ। प्रेस पर सेंसरशिप लगी हो, कोई अखबार ना छाप सके, कोई टीवी ना चला सके, उसकी आप तुलना करते हैं आज से? आप अपमानित करते हैं उस समय को, आप अपमानित करना चाहते हैं उन बलिदानों को, आप अपमानित करना चाहते हैं उन लाखों लोगों को जिनके नाखूनों को आपकी सरकार ने छीन लिया, जिनकी जानों को आपने छीन लिया। लोगों ने अपने परिवार छोड़े, घर छोड़े, अपनी जान को खोया, और आप उसको अपमानित करते हैं ये कहकर के क्या घोषित आपातकाल क्या हो रहा है? ऐसा 42nd अमेंडमेंट में आपने इतिहास हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान कैसा रखना है और भविष्य को किस दिशा में लेकर जाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी 21 महीने के उस आपातकाल का जिक्र करती है तो यकीनन वो काला अध्याय है। और आज जब संविधान बचाने के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं तो वो इस मुद्दे को लेकर आती है और बताती है कि देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैसे कुछ ही वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो इसको लेकर इतनी आपत्ति क्यों? और अमित शाह जी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आज संविधान की दुहाई देते हैं। क्या आपातकाल के लिए उस वक्त संसद बुलाई गई थी, उसकी विशेष सत्र? दुहाई देने वाले लोग उसी पार्टी से आते हैं जो लोकतंत्र के रक्षक की बजाय भक्षक बन गए थे। सापरा साहब, देखिए चित्रा जी, आप संजीदगी से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान हत्या दिवस, ये संविधान हत्या दिवस, ये जो टैगलाइन दी है, ये मनाने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान का मुद्दा उठाया है और हर जिले के अंदर संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जिले जिले के नेताओं को यह उत्तर देना पड़ रहा है, स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि संविधान क्यों तार तार हो रहा है। ये संविधान बचाओ ये इनके गले की हड्डी बन चुका है, इसलिए इन्होंने ये दिन चुना है। और ये कौन लोग बात कर रहे हैं संविधान बचाने की? ये वही लोग हैं जिन्होंने तो संविधान की हत्या पहले दिन करी थी। संविधान के निर्माता जो हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनके पुतले रामलीला मैदान में इन्होंने जलाए, संविधान की कापियां इन्होंने जलाई, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी की तस्वीरें रामलीला मैदान में जलाई। ये बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का विरोध पुरजोर करते रहे हैं और 52 वर्ष तक तो ये अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा भी नहीं इन्होंने लहराया। और 2024 के चुनाव में इन्हीं के नेताओं ने तो नारा दिया था कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो कहां पर आकर के खड़े हो गए? 240 पर आके खड़े हो गए। ये जो संविधान हत्या दिवस ये मना रहे ना, दरअसल आज इनके पास वर्तमान में बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये इनका राजनीतिक जुमला है, ये इनका दोगलापन है और ये इनका एक पाखंड है। ये पाखंड जो है जनता मानने नहीं वाली है। और बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि क्यों नहीं कोई कांग्रेस पार्टी का नेता इस पे अपनी गलती को मानता, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, ये अभी अभी प्रवक्ता बने हैं, कि राहुल गांधी जी ने यह बात कह दी है पहले ही कि इमरजेंसी जो है वो गलत थी, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि हमें नुकसान हुआ, 77 का चुनाव हम हारे, लेकिन 2.5 साल के बाद में हम फिर से 353 529 सीटों में से 353 सीटें यानी 2/3 मेजॉरिटी आदरणीय इंदिरा गांधी जी जीत करके आई थी। यानी 180 में जो संविधान का रोष था, जो गुस्सा था, वो 1980 में खत्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी एक मरे हुए मुद्दे पर नाचना चाहती है, मरे हुए मुद्दे पर नाचना चाहती है। सिद्धार्थ यादव जी भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा रहे हैं। हाँ। मैं तो चित्रा जी कह रहा हूं, ये जो पुराने प्रवक्ता हैं, मैं आग्रह करता हूं इनको, राहुल जी के जो नेता इनको पसंद हो अपनी पार्टी के, एक बयान तो दिखाइए। ये कौन सा घमंड और गुरूर है कि राहुल जी ने कह दिया कि हमको इमरजेंसी का बड़ा नुकसान हुआ। अरे आप हारे और आपको नुकसान हुआ, उसका देश क्या करेगा? आपने संविधान तार तार कर दिया और अपने नुकसान की चिंता कर रहे हैं और टीवी पे बैठ करके उल्टा गिना रहे हैं कि एक चुनाव हारे थे, उसके बाद तो हम बहुत जीत करके आए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, चरण सिंह सापरा साहब आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपको करेक्ट कर रहा था। आप लोग माफी मांगेंगे, पहले मेरी बात सुन लो। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरजेंसी गलत थी। हाँ, अपनी अपनी बारी में दर्शकों के लिए अन्याय मत करिए। हाँ, अपनी अपनी बारी में। ठीक है, जल्दी से आप लोग बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। प्लीज जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए। सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था मैं बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं सुनिए, अरे मान्यवर सुनिए, बौखलाइए मत। आपसे आग्रह था कि आप आए, आपकी पार्टी आए, जिन लोगों ने संविधान को तार-तार किया, लोगों को प्रताड़ित किया, 2-2 साल जेलों में अंदर रखा, आप उनसे माफी मांगते। आप दुख जता रहे हैं, वो किसके लिए जता रहे हैं नहीं फर्क पड़ता। आप हारे, आपने दुख जताया, आप रखिए अपना दुख अपने पास। 2 साल आपने लोगों को जेल में रखा, बंद रखा, लोगों को आपने उनके परिवारों से दूर रखा, आपने टॉर्चर करके रखा, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। और आपसे तुलना करते हैं, मैं तो उदाहरण देता हूं, किशोर कुमार के गाने को AIR पे आपने बैन कर दिया क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में नहीं गए थे। ये तो आपका इमरजेंसी थी, ये आपका लोकतंत्र है, ये आपकी परिभाषा है देश को चलाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। ठीक है, एक पत्रकार के तौर पर मेरा ये मानना है कि आपातकाल के काले अध्याय को बार बार लोगों के बीच बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि कोई भी दूसरी सरकार उस दिशा में आगे नहीं बढ़े। लोगों को जागरूक होना चाहिए आपातकाल क्यों लगाया गया था, और लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सरकार आपके अधिकारों का हनन कर रही है तो खुद से लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। अब मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए फिर एक एक करके बाकी लोगों के पास। मलूक नागर साहब वो कह रहे हैं कि 1980 में देखिए कैसे प्रचंड जनादेश हमें दे दिया था,
उसका सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी पर लोगों ने भरोसा कर लिया और राहुल गांधी खेद भी जता चुके हैं कि आपातकाल के कारण हमें यानी कि कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर आपातकाल का जिक्र क्यों मलूक नागर साहब? क्या फायदा मिलता है इससे एनडीए को? चित्रा जी, मैं कई नेशनल टेलीविजन पर देख रहा हूं, कांग्रेस के लोग अभी भी वकालत कर रहे हैं इमरजेंसी की और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया तो ये जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? दूसरा, क्या राहुल गांधी जी की बात को पूरा देश में इन्होंने रैलियां कर करके उसकी माफी मांगी? और इमरजेंसी की बात इसलिए होती है कि उस समय चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा कहते हैं आज, जो उस समय किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़, दबे कुचले लोगों की आवाज़, अकलियत की आवाज़, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी गायत्री देवी जी को, जिनको माता जी कहते थे, उनको लखनऊ से पकड़ के अरेस्ट करके रिक्शा में बैठा करके लेके गए। तो किसानों की आवाज़ के खिलाफ, किसानों की, पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ की जो आवाज़ थी चौधरी चरण सिंह की, उसको जेल में इन्होंने डाला। और आज अगर कहते हैं पिछली बात क्यों करते हैं, अरे इसलिए करते हैं प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, संविधान ने ये आजादी दी है कि कोई भी सरकार अगर इस तरह का काला दोबारा से अध्याय दोबारा दोहराएगी तो उसे इंदिरा जी की तरह, कांग्रेस की तरह इस देश से फिर वापस जाना पड़ेगा। चित्रा जी, न्यायपालिका, विधिपालिका, कार्यपालिका, संविधान बचाओ यात्रा से तो नहीं डर गए हैं आप लोग? कांग्रेस का आरोप है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, कांग्रेस का यह भी कहना है इसीलिए 240 पर खड़ा कर दिया हमने बीजेपी को। कहा जो चित्रा जी 240 जो कह रहे हैं खड़ा कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सांपरा जी तो इतने अच्छे विद्वान, अच्छे हमारे साथी हैं। अरे 3 टर्म की अगर कांग्रेस की सीटों को जोड़े 2014 से 19 और 19 से 24 और 24 से 29 के लिए, तो अभी 240 नहीं होती और उन्हें ये कम मान रहे हैं। अरे पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कोई ऐसी शख्सियत आई है जिसने 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो चल रही है, इन पे झिल नहीं रही है। ये कुछ का कुछ बोलते हैं और जब ये एक ढकोसला करने की बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर के खुद उन्होंने उसको तार किया, संविधान की हत्या करने की कोशिश करी। हाँ। या उस समय कुछ, लेकिन अब इससे इसको याद दिलाने से क्या फायदा मिलेगा? मैं इस पर आऊंगी। अभिषेक जी, नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले मनोज काका जी आपसे जवाब लेते हुए, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह भी तंज कसा गया है कि आपातकाल के दौरान जो समाजवादी नेता जेल गए थे, आज उसी की पार्टी के लोग आपातकाल की खूबियां गिनाते थकते नहीं हैं। मनोज काका जी, उसमें समाजवादी पार्टी भी बढ़ चढ़कर आपातकाल का जिसने विरोध किया था, आज आप लोग साथ साथ हैं, कैसे डिफेंड करेंगे मनोज काका जी? चित्रा जी, जो देश के गृह मंत्री जी ने जो सवाल किया है, कम से कम मुझे खुशी है कि आप उससे संबद्ध नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी तो उस समय इमरजेंसी के समय भी इमरजेंसी के आपातकाल के विरोध में थी और आज भी जब लोकतंत्र का अघोषित आपातकाल चलता। आपातकाल के मायने क्या है कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, वो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो खत्म हो जाता। आज का जो अघोषित आपातकाल है वो ज्यादा गहरा है, इसलिए है कि प्रोफेसर स्टेन स्वामी से लेकर गौरी लंकेश तक की हत्या हुई और कितने लोगों को जेलों में। आज भारत में एक आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा जेलों में दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं और बेगुनाह लोग आज जेलों में। आज आजम खान साहब जेल में, वो 2 साल जेल की बात कर रहे थे, आज 6-7 सालों से जेल में। कितने बेगुनाह लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, मोहम्मद खालिद से लेकर आजम खान से लेकर के पूरे देश में कितने बेगुनाहों को जेल में डाला। मेरे सवाल मेरे खत्म हो जाने दीजिए। जो अघोषित लोकतंत्र क्या होता, आपातकाल क्या होता? पत्रकार को सवाल पूछने की आजादी नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार, आपके ही सहधर्मी ने नमक भात की सच्चाई दिखा दिया, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल भेज दिया। आज देश में हजारों ऐसे मामले हैं कि जब आप सच कह देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको जेल भेज देगी। ये वही सरकार है। आपातकाल में स्कूल बंद नहीं हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। यह अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल में क्या होता है, जब वोट पड़ता है, किसी भी लोकतंत्र चुनाव में वोट पड़ता है, तो वोट पड़ने के बाद 6-7% वोट बढ़ा दिया जाता है कि सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिल जाए। यही तो आपातकाल है। यही तो आपातकाल है कि किसी को अपनी बात करने का हक नहीं है। अब लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही बने, आपका वोट बढ़ा दिया गया था क्या?
अगर बीजेपी को अपना वोट बढ़ाना होता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर राम मंदिर का निर्माण करने के बाद वो चुनाव में गई थी, सबसे बड़ी पार्टी तो आप बनी मनोज काका जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना वोट आगे करके बढ़ा लिया 6-7%। मैं सबसे नहीं आंकड़े आप ठीक रखिए। इस देश में सबसे बड़ी पार्टी हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम और ज्यादा सीट जीतते। अगर लोकतंत्र का हनन और चीरहरण नहीं होता तो हम आपको बता रहे हैं कहां जीत जाते। अलीगढ़ जीत जाते, फर्रुखाबाद जीत जाते, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हरा दी गई। किसी भी लोकतंत्र, चंडीगढ़ में आपने नहीं देखा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बाद में स्वीकारा। कौन नहीं जानता, कौन दुनिया का ऐसा लोकतंत्र होगा कि वहां जो पड़े वोट हैं और गिने वोटों देश के सामने था ना। चंडीगढ़ में जो हुआ वो गलत हुआ और वो देश के सामने था। मनोज काका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अच्छा हुआ, वो देश के सामने आया, लेकिन यूपी से तो नहीं सामने आया ना। यूपी में तो आप ही सबसे बड़ी पार्टी बने, यूपी में तो आप ही अयोध्या जैसी सीट आप जीत जाते हैं मनोज काका जी, और फिर आप कहेंगे कि नहीं ईवीएम की ही गलती या चुनाव आयोग ही इसके लिए जिम्मेदार है। अरे ये अयोध्या जैसी सीट हम पहले भी समाजवादियों ने जीती। अयोध्या में अगर न्यायिक होता तो अयोध्या का बाई इलेक्शन भी हम जीतते। अगर सही होता, और आपको यूपी की तस्वीरें ठीक से देखनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में पिछले पंचायत के चुनाव में चीरहरण नहीं हुआ, तो किसने चीरहरण किया? कम से कम आपने चंडीगढ़ को स्वीकारा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अघोषित लोकतंत्र है वो ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक है, जिसमें लोगों को शिक्षा से लेके रोजगार से लेकर के उनके हक हकूक की लड़ाइयां, जिसमें मौतों को ना गिना जा रहा हो। और कौन ऐसी सरकार होगी? कुंभ में नहीं देखा है आपने, जिस सरकार ने 37 मौत बताया और उस सरकार ने 47 दूसरे लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया। कुंभ के भ्रष्टाचार से लेकर के अभी जो इटावा में हुआ है, जो जातिगत विद्वेष किया जा रहा है, जो सरकार पोषित जो नफरत इस देश में फैलाई गई, इससे पहले इस सरकार पोषित और संरक्षित नफरत, वैमनस्यता और संविधान के मूल्यों का हनन कभी नहीं हुआ। अगर संविधान के मूल्यों का हनन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वजातिक संरक्षित अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके कोई संवैधानिक पेश करते हैं। जल्दी से 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, इन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए, 2 लाइन में जल्दी से। मैं 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड में बोलिए, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। 10 सेकंड फिर मलूक काका साहब आप बोलिएगा, बोलिए 10 सेकंड। चित्रा जी, और मैं साथी जो सिद्धार्थ साथी बहुत उत्साहित है, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान 7 जुलाई 1947 को तब हुआ जब ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो भगवा होना चाहिए। और जब गोलवरकर, सदाशिव गोलवरकर ने लगातार हमारे संविधानों का ही अपमान किया, कहा कि हमारा संविधान तो पश्चिमी देशों का चुराया हुआ दस्तावेज का वो है, पुलिंदा है। तो सबसे ज्यादा संविधान का, लोकतंत्र का अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। ठीक है, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। मलूक नागर साहब आज भी विरोध में, सिद्धार्थ जी, उसके बाद में आपकी बिहार के मेहमानों के पास जाना है। जल्दी से 2 लाइन में नागर साहब। हाँ चित्रा जी, सीधा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी में जेल में डाला तो क्या कांग्रेस के खिलाफ ये बोलेंगे? उसके बाद भी नहीं माने, क्योंकि ये पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के खिलाफ थी कांग्रेस। माननीय मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी आयसनिक संपत्ति में। चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। तो क्या ये अखिलेश बखलेश हटाओ जो मध्य प्रदेश में कहा तो कांग्रेस के खिलाफ? काका, व्यक्तिगत तौर पे हमारे बढ़िया संबंध है, क्या ये कांग्रेस के खिलाफ आज बोलेंगे कुछ? मैं आपके शब्दों से मुझे घोर आपत्ति है। आप हमारे नेता को अभद्र शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। आप जैसे दलों को कम से कम कायदे से बोलना चाहिए। आप पर मैं एक शेर कह रहा हूं कि मन में है पैसे की लालच, चरण बंदना होठों पर, और घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। यही हाल है आपकी, यही हाल है। आप हमारे नेता के खिलाफ आप जल्दी से वापस लीजिए। चित्रा जी, बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार के मेहमानों के पास जाते हुए, हाँ ठीक है, मुझे भी आपत्ति है। हम किसी के भी नेता को लेकर जब शब्दों का इस्तेमाल करें तो ध्यान में रखिए कि पलटकर हमारे ऊपर भी पलटवार होगा। नागर साहब प्लीज, अब छोड़ देते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले। चित्रा जी, कांग्रेस के नेताओं ने इनके नेता के बारे में बोला। हाँ, कांग्रेस के नेताओं ने, कमलनाथ ने बोला था ना, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश से बोला था। ठीक है, वो उसका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मैंने बता दिया। बिहार चलते हैं। अभिषेक झा जी, नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब बार बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि घोषित आपातकाल तो एनडीए की सरकार ने यहां पर लागू करके रखा हुआ है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
कैसे आप जवाब देंगे इसका, अभिषेक झा जी? और यह मुद्दा उठेगा बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी। चित्रा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। 1975 25 जून को जब आपातकाल लागू हुआ, मीडिया की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई, विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज दिया गया और एक अजब सा माहौल इस पूरे देश में तैयार हो गया। खैर, देशवासी एकजुट रहे, वो दौर गुजरा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कितना स्ट्रगल करना पड़ा सबने देखा है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, मैंने जो लाइन कही कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर यह अघोषित आपातकाल होता इनके ही हिसाब से, तो क्या इतने सारे नेशनल टेलीविजन के प्राइम शोज में बैठकर यही हमारे विपक्ष के साथी पानी पी पी कर सरकार को और हम लोगों को राजनीतिक गाली दे पाते? कौन सी इनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है? क्या आपको नतीजे नहीं दिखते? बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां एनडीए का कुनबा हार जाता है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जहां इनके प्रतिनिधि जीत कर आते हैं। क्या कोई रोक है धरना पर, प्रदर्शन पर, किसी भी चीज पर? देखिए, ये एक लाइन कह के ये सबसे सेफर साइड लेते हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे, समय समय पर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। कोई हमसे सवाल पूछे तो हम तो यही जवाब देंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी हमारे नेता के नेतृत्व को स्वीकार करके आई, हमने इनको सुधरने का मौका दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन अब कांग्रेस की गोद में बैठने से इनको कोई परहेज नहीं है। तो हम पर यह आरोप लगाना कि अघोषित आपातकाल है, सरासर बेबुनियाद है। आज हमारे देश में सबके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, मीडिया के भी साथी बड़ी मजबूती के साथ हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं और हमको जवाब देना पड़ता है, तो ये कौन सा आपातकाल हो गया? देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने ड्यूटीज का निर्वहन अच्छे तरीके से करें, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे बड़ी दिक्कत चित्रा जी वहीं होती है जहां ये हार जाते हैं, हारने वाले होते हैं। जहां ये जीत रहे होते हैं तो एक ही लाइन आती है, लोकतंत्र की जीत हुई, जनता ने अपना मैंडेट दिया। और जहां हार जाते हैं वहां पर ईवीएम दोषी हो जाता है, वहां पर स्वायत्त संस्थाएं दोषी हो जाती हैं। अभी तो कम से कम ये जनता को दोष नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब विभिन्न जगहों पर ये हार जाएंगे और कांग्रेस पार्टी एकदम विलुप्ति की कगार पर चली आएगी, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ये कहेंगे कि जनता ही दोषी है कि जनता ने हमको नहीं चुना। ठीक है। तो खैर, इनकी तरफ से अलग अलग बयान आते रहते हैं। 25 जून को एकदम काले दिन के रूप में भारत के लोकतंत्र के इतिहास में याद रखा जाएगा। क्या वोट मिलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। काले दिन के रूप में, संविधान हत्या दिवस के रूप में एनडीए बीजेपी इसको मना रही है और अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। नवल किशोर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, मीसा कानून के तहत आपातकाल के समय 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां की गई थी, जो बगैर मुकदमे और सुनवाई के तहत अंजाम दी गई। और मीसा भारती, जो आपकी बड़ी लीडर भी हैं आरजेडी की, उनका नाम मीसा क्यों पड़ा? लालू यादव जी ने समय समय पर वो कहानी भी देश के सामने रखी, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनका जन्म हुआ। खुद आपके नेता आपातकाल में जेल में रहकर आए, और अब जब कांग्रेस पार्टी के साथ आप खड़े होकर बीजेपी के ऊपर संविधान की हत्या का आप आरोप लगाएंगे, तो फिर आपको लग रहा है कि ये काम करेगा लोगों के बीच में? नवल किशोर जी। चित्रा जी, अभी आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी और हमें लगता है कि भाजपा से कई गुना अच्छी बात आपने कही कि इतिहास में अगर कोई कदम ऐसे उठाए गए जो काला कदम थे, काला अध्याय थे, तो उसे सीखना चाहिए। और कांग्रेस ने खुद उससे सीखा और यही कारण है कि इंदिरा गांधी ने खुद अपने मुख से बोला कि इमरजेंसी की जो हमने लगाया वो गलत था। और उसके बाद उनको मैंडेट मिला और कांग्रेस लगभग 9 साल रही। फिर उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई और कांग्रेस के साथ हमने भी यूपीए 1 और यूपीए 2 में थे। तो ये तो इतिहास से हमें जरूर सीखना चाहिए, लेकिन इतिहास से भारतीय जनता पार्टी ने क्या सीखा? अगर जो इमरजेंसी पॉलिटिकल था, जो इमरजेंसी लागू करने के तरीके अलग थे, जिसको कि आज हम काला दिवस या काला अध्याय कहते हैं, उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हम इमरजेंसी लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो काम करेंगे उसमें चित्रा जी जैसे पत्रकार भी अगर कोशिश करेंगे उनके खिलाफ में बोलने के लिए, तो आपने देखा होगा कि उनका क्या हश्र हुआ। टीवी का ब्लैकआउट भी कर दिया गया है इसी शासनकाल में। आपने देखा होगा कि जो विपक्षी दल के नेता बोले हैं वो 2-2 साल तक जेल में रहे और कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की है। आपने देखा होगा कि यूपी की अभी नाम ले रही थी, बुलडोजर राज को बोला है कि जंगल राज से एक बड़ा चीज है जो बुलडोजर का उपयोग किया गया है। और तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में आई है, जजमेंट में आया है। जो जहां तक बोले आपकी आवाज आ रही है नवल किशोर जी।
आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। किसी वजह से फ्रेम फ्रीज हो गया है। अभिषेक झा जी, आप 2 लाइन में तब तक जवाब दे दीजिए। वो बिहार से ही आप पे आरोप लगा रहे थे, फिर मैं फौरन उनके पास जाऊंगी। वो अलग अलग जगहों के आरोप लगा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आपने ठीक याद दिलाया मुझे, और की ओर से जेल में भेजा गया है कई पत्रकारों को भी और नेताओं को भी, वो जिक्र कर रहे थे। भाई, जिनको भी जेल में भेजा गया है आज की तारीख में, सोशल मीडिया का जमाना है और सारी जानकारी सब तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। किसी पर भी जब तक आरोप नहीं होते हैं तब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता है। देखिए, हमारे विपक्ष के साथियों का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। उनका यह कहना है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम पर आरोप रहेंगे, हम बहुत सारी गलत चीजें करेंगे, लेकिन हमको जेल में नहीं डालो क्योंकि उस व्यक्ति को आपने जेल में नहीं डाला है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जो कि कहीं भी सही नहीं है। मुझे आगे आप बोलने का मौका पिछली बार दे रही होती तो मैं भी इनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट की याद दिलाता। लालू जी जब भी अपनी बड़ी सुपुत्री को देखते होंगे, जो माननीय सांसद हैं, और उनको देखकर जरूर याद आती होगी कि उनका जब जन्म हुआ था आपातकाल के समय और लालू जी को जेल के अंदर जाना पड़ा था, उन सब बातों को भुलाकर किस स्तर तक का कॉम्प्रोमाइज इन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और स्टाइल के साथ किया कि जिस कांग्रेस पार्टी के शासन के समय इनको जेल में जाना पड़ रहा है, इतने बड़े घोटालों के आरोप इन पर लग रहे हैं, सब साबित हो रहे हैं, इनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है, उस कांग्रेस पार्टी के साथ भी ये समझौता कर लेते हैं। तो वास्तविकता में समाजवाद, खोखले समाजवाद का नारा ये लोग देते हैं और इनकी जो सच्चाई का नारा ये लोग देते हैं। नवल किशोर जी, हाँ, बीच में आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। देखिए, आप बोलिए। देखिए चित्रा जी, इनके जिनकी पूरी राजनीति खोखलेपन पे है, जितनी पूरी राजनीति जो है वो किसी तरह के लोकतंत्र से नहीं है, वो यही बात बोलेंगे। इनको ये मालूम नहीं है कि जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उस घोटाले का जनक जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र इनके कैबिनेट में है। इनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी रहे हैं उनके मानसिक दिवालियापन हो गए हैं। यही नीतीश कुमार जी अगर 1995 के पहले तो अपना भाषण सुन लेंगे तो शर्म से मर जाएंगे। अभी तो उनको शर्म आती भी नहीं है कि कब किसी के सर पे गमला रख देंगे, कब किसी महिला के साथ स्टेज पर अश्लील व्यवहार कर देंगे, कब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का पैर पकड़ देंगे, उनको खुद नहीं मालूम है। ये क्या बात करें। लालू जी ने जो राजनीति की है वो पॉलिटिकल राजनीति की है। जब जिसने भी अतिवाद किया उसका उन्होंने खिलाफत किया। कांग्रेस जब अतिवाद किया उसका खिलाफत किया। आज अगर देश में कोई उनके साथ नरेंद्र मोदी के राजनीति के साथ, आरएसएस के राजनीति के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है तो उसका राष्ट्रीय जनता दल नाम है, उसका लालू प्रसाद यादव नाम है। और आपको मालूम होगा कि जिनकी राजनीति के बदौलत आज पूरे देश में एक बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को 11 साल से एक ऐसे अंधे कुआं में फेंक दिया है कि 20% जो आबादी है मुस्लिम की उसको इन्होंने डिमोनाइज किया है, उनको खलनायक के रूप में पेश किया है। और लोकतांत्रिक की बात करते हैं, ये सामाजिक सौहार्द के संपूर्ण दुश्मन है। नीतीश कुमार जी अपने खुद मुंह से बोले 22 अगस्त को कि यह जो सरकार है वो सबको मारना चाहती है, छोटे छोटे पार्टियों को समाप्त करना चाहती है, इसलिए हम छोड़ कर आए हैं। ये क्या बात करेंगे। डरपोक और कायर राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बात ही नहीं कर सकते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक को बात आप बोलिए मणिपुर पे, आप 10 सेकंड और बोलिए, आप ऐसे भी कम बोलने देते हैं। मणिपुर पे बार बार पिछले 2 साल से जिस तरह की काम हो रही है, वहां के सरकार को हटाने में इनको कितना समय लगा आप बता सकते हैं। जहां पे जरूरत है वहां पे ये कुछ नहीं करेंगे। और पूरे 11 साल में चुनी सरकारों को कितनी बार इन्होंने गिराया है। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। वो कौन सा लोकतंत्र है, वो कौन सा स्वर्णिम इतिहास है। जिसको ये अमृतकाल कहते हैं उसे 20 बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, जो इनके खिलाफ में बोलते हैं उनको समाप्त करने का कोशिश करते हैं। यही इनकी राजनीति है। और ये उन्होंने नागपुर के पाठशाला से, संघी पाठशाला से सीखा है, जो कि पूरे देश में एक खास तरह का राजनीतिक चरित्र पेश करना चाहते हैं। आप लोगों की दिक्कत ये भी हो गई है ना कि नागपुर की जो पाठशाला थी वो देश में अलग अलग जगहों पर खुल गई है और पहले से बहुत ज्यादा बड़ी भी हो गई है। और जिस बीजेपी को आप 11 साल के बुरे कामकाज के लिए कोस रहे हैं, हर 5 साल में चुनाव हो रहा है लेकिन जनता नहीं चुन रही है ना आप लोगों को। अब बताइए, संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर। आप लोग 24 में चुनाव में गए, हर जगह यही नैरेटिव फैलाया गया, लेकिन उसके बावजूद तमाम विपक्षी दलों के टोटल जोड़ लें और बीजेपी के 240 जोड़ लें तो भी आप लोगों से ज्यादा पर खड़ी हो जाती है ना। यही तो बात है चित्रा जी। अगर सैया भय कोतवाल तो फिर डर किस बात की। आप जहां पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसमें प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के लोग होते हैं।
कौन कौन चुनाव, जो चुनाव है पहले क्या नियम था, पहले क्या नियम था नवल किशोर जी? सुन लीजिए पहले, 2014 से पहले का क्या नियम था? मालूम होगा, याद कर लीजिए, आपको मालूम होगा सीएन सेशन पहले भी थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ में बिहार में लालू जी के खिलाफ में कोशिश की। हाँ। और पहली बार दलितों पिछड़ों को जब आजादी मिली तो सबसे बड़ा मैंडेट लालू जी को मिला। आप क्या बात कहते हैं कि इस चुनाव आयोग की हिम्मत है क्या बोलने की इस सरकार के खिलाफ में? आप बताइए, कोई कंप्लेन आप 17 से, अरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 2020 में आप बने और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। नवल किशोर जी, आरजेडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो तो आपके सहयोगियों को वोट नहीं मिला, वरना आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में रहे, तो भी आरजेडी अब कोस रही है चुनाव आयोग को। ये बात कैसे समझ में आएगी नवल किशोर जी? 75 सीटें आपको मिली, सबसे बड़ी पार्टी आप बने और आप उसी चुनाव आयोग को कोस रहे हैं। 100 सीटों पर लड़कर कितनी 100 की 100 जीत लेना चाहते थे क्या आप? बताइए, कितनी सीटों पर लड़े थे? आपकी परफॉर्मेंस 2020 में शानदार थी, वो तो आपके सहयोगी दलों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, तो आरजेडी का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। अब आप कह रहे नहीं, चुनाव आयोग ये खराब है और लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये बात तो ठीक नहीं है ना नवल किशोर जी? जब आप देखिए, जब आप जवाब देते बीजेपी टाइप से बोलने लगते हैं तो मुझे दुख होता है। अब सर मैं क्या बोलूं आपको, मेरा सवाल ही बीजेपी, आप लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं ना, उसमें बीजेपी इतनी दिखाई देती है कि एंकर में भी आपको बीजेपी ही नजर आ जाता है। आज तो मैंने हरा रंग भी पहन के रखा है, पता नहीं क्यों मैं आपको बीजेपी दिखाई दे रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, छोड़ देते हैं, मैं मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दे पर आते हैं। मैं मुद्दा नहीं, उत्तर देने दीजिएगा। आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए नवल किशोर जी, लेकिन मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ ना कि आरजेडी ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी 2020 में, लेकिन उसके बावजूद आपके सहयोगियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब आप लोग पीछे रह गए नवल किशोर जी। मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ आरजेडी की, तो भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तारीफ तो मैं भी आपका करता हूँ, बार बार करता हूँ, एक बार नहीं बार बार करता हूँ आपका तारीफ, और मैं करना भी चाहता हूँ। और इसलिए करना चाहता हूं कि जो 2020 का मैंडेट था उसमें अपूर्ण मैंडेट था, उस समय हम लोग सरकार में आ रहे थे। आपको मालूम होगा चुनाव आयोग ने 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 12 बजे के बाद जो देरी हुई। अरे तो बार बार जब विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जाएंगे तो ये चुनाव आयोग को करना ही चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना कि जितने भी सवाल पूछे जाएं, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जनता को किसी भ्रम में नहीं रखे और विपक्षी सांसदों या फिर नेताओं के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं। ठीक है, आपकी बात हो गई। सिद्धार्थ यादव के पास में चलते हुए, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। सिद्धार्थ यादव जी से जब जवाब ले लेती हूँ, 5 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड, एक सवाल और एक सवाल बोलिए। नहीं, मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसका पहला और इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करे। अगर डाउट मेरे मन में है और 20 पार्टियों के मन में है तो उसको कोशिश करना चाहिए, जैसे टीएन सेशन ने कोशिश किया था 1995 के दौर में, और लालू जी सबसे बड़े दल ही नहीं सरकार में आए थे। इस तरह की कोशिश अगर चित्रा जी आप भी करने के लिए उनको मजबूर कीजिएगा तो मैं आपका और तारीफ करूंगा। टीएन सेशन के खिलाफ उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे वो क्या क्या बोलते थे, अगर मैं बताने लगूंगी दर्शकों को तो समय चला जाएगा, मैं छोड़ देती हूं अभी। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर आपका जवाब, ठीक है। उसके बाद चरण सिंह सापड़ा जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। सिद्धार्थ यादव जी, मैं चित्रा जी, मैं जवाब दे देता हूं। बस मैं एक आग्रह करूंगा, मैं संक्षिप्त अपनी बात रखूंगा, पर मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। बोलिए। आज बड़ा आश्चर्यजनक हमारे देश की राजनीतिक स्थिति है कि जो पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी इमरजेंसी के दौर में जेल में गए, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, जो तब का काला कानून था, जो मुलायम सिंह जी इमरजेंसी में लड़ते हुए जेल में गए, आज उनकी पार्टियों के पॉलिटिकल वंशज अपने नेताओं को भूल करके भी वर्तमान राजनीतिक लोभ और लालच के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर के एक शब्द नहीं बोल पाए। भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने पर जेल में डालने वालों को, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहकर के जेल में डालने वालों को लोगों ये तुलना करते हैं करप्शन के केसेस में अंदर डालने के लिए। देखिए चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब ऐसे ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। हम आधा घंटा बैठ करके इनको सुने और जब हम बोले तो ये बीच में बोले। नवल किशोर जी, आपने जो सवाल खड़े किए, नवल किशोर जी, आपको आधा घंटा बैठ करके सुना है और आप में संयम नहीं है कि आप 2 मिनट किसी की बात सुन सकें। भारत माता के सपूत नहीं है। अब मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ, भारत माता के सपूत नहीं है। देखिए चित्रा जी, ये क्या तरीका हुआ डिबेट का? अरे नवल जी, आपको आधे घंटे से सुन रहे हैं हम, आप 2 मिनट नहीं सुन सकते। देखिए अब कमाल की बात यह है, और मैं कहता हूं ये जो अन्याय ये लोग देश के साथ करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अघोषित आपातकाल आज चल रहा है, मैं कहता हूं अघोषित आपातकाल तो बहुत बड़ा शब्द है, 1% भी नहीं है।
1% भी कोई नहीं कह सकता होगा जो तब के दौर में चला होगा। मुझे तो अटल जी की वो कविता याद आती है, एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरता सावन का, अंतर्गत रीत गया। 1 बरस बीत गया। एक एक पल लोगों का बिताना मुश्किल था, एक एक पल। और ये कहते हैं कि आज देश के अंदर वो स्थिति है। मैं उदाहरण देता हूं, 2-3 उदाहरण दूंगा चित्रा जी, बिल्कुल संक्षिप्त में। ये कोर्ट्स की बात आज करते हैं, तब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि वो गलत चुनाव जीत करके आई और वो अब चुनाव आगे नहीं लड़ेंगी, उन पर बैन लगाया जाता है। तो उन्होंने पूरे देश पर बैन लगा दिया, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। यही तो कारण था। ये लोग संविधान की बात करते हैं आज, जब देश में सारी अदालतों पर ताले लगे हों, प्रेस पर ताले लगे हों, तब आपने 42nd अमेंडमेंट आप लेकर के आए। आपने देश की मूल जो प्रियम्बल है उसको बदल दिया संविधान का। देश के संविधान को कितने बदलाव आपने कर दिए, लोकतंत्र खत्म था। आप संविधान की बात करते हैं, आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। चित्रा जी, मेरे को ध्यान है और मैं पढ़ रहा था, देश के महानायक और आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को उस पर जवाब देना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी के जब स्वास्थ्य खराब हुआ था और उनको बंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको धूप की आवश्यकता है। उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको धूप दिखाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा। तब की कांग्रेस पार्टी को चिंता थी, धूप में अगर बालकनी में चले गए तो मुंबई के अंदर हाथ हिला दिया जयप्रकाश नारायण ने तो कुछ क्रांति ना हो जाए। जो लोग इस प्रकार की बर्बरता करते हो, इस प्रकार का राज जिनमें चलता हो, वो चुनावों की बात करेंगे। आज आप उनसे पूछोगे, वो कहेंगे चुनाव आयोग ऐसा काम नहीं कर रहा। 2014 से पहले पीएमओ अपॉइंट करता था चुनाव आयुक्त, पीएमओ अपॉइंट करता था। आज देश के अंदर समिति है, विपक्ष के नेता को साथ लिया जाता है, तब इनको लोकतंत्र पर प्रहार लगता है। इनका इतिहास इतना काला है चित्रा जी, इन्होंने इतना देश के साथ अन्याय किया है, आज इनके सहयोगी हाथ नहीं जोड़ सकते, साथ नहीं बोल सकते। 6 साल चुनाव, देश के लोकसभा का टेन्योर बढ़ा के 6 साल कर दिया, टेन्योर बढ़ा करके 6 साल कर दिया। इनमें से किसी की एक जबान नहीं निकल पा रही। आज देश की इमरजेंसी को याद इसीलिए करना है ताकि ये कोई दल, ये कोई कोशिश ना कर पाए कि कभी देश के लोकतंत्र के साथ मजाक बनाया जा सकता है। ये कोई नहीं सोच पाए कि कभी देश के लोकतंत्र को आप ऐसे तार तार कर सकते हैं। ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, नींव को कमजोर करने वाले, संविधान को कमजोर करने वाले लोग थे और इसलिए इनका काला इतिहास आगे आना संकट को राष्ट्र का संकट बना दिया इंदिरा गांधी ने। बार बार बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और भी जो बातें उन्होंने कही है, सापरा साहब आपने सुना, जवाब दीजिए उस पर। देखिए, बीजेपी तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी, बीजेपी का काम है कहना। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं इतिहास इसका गवाह है कि इमरजेंसी का सपोर्ट जो है वो शिवसेना के उस समय के नेता कैलाशवासी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी किया था और आरएसएस के नेता जो सरसंचालक भी रहे हैं मधुकर दत्तात्रेय देवरास, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। ये मेरे पास में है, ये चिट्ठी आपको भी मैं भेज सकता हूं। ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस का ये सब आंदोलन जो हो रहे उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे इंदिरा गांधी जी को देवराज साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नॉलेज के लिए यहां पर कह रहा हूं। और दूसरी बात, अभी चित्रा जी आप आंकड़ों की बात कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम इतना बोल रहे हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें तो आई है। वही तो मैंने भी पहले कहा था कि 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, हम चुनाव हारे। 1980 में हम 529 में से 353 सीटें जीत करके आए, यानी इमरजेंसी का इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका था। और फिर राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये गलत थी, इमरजेंसी गलत थी, हमने अपनी गलती मानी है। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी गलती मानेंगे? क्या नोटबंदी के लिए गलती मानेंगे? क्या गलत जीएसटी के लिए गलती मानेंगे? क्या वो मानेंगे कि कोविड में जो हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है वो उसमें उनकी गलती थी? क्या वो पेपर लीक की गलती मानेंगे? क्या वो रेल की दुर्घटनाएं और जो भगदड़ हो रही है ये भगदड़ की गलतियां मानेंगे? कुंभ में भगदड़ हुए उसकी गलती मानेंगे? क्या पहलगाम में जो सुरक्षा में चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी गलती मानेंगे? जो युद्ध विराम किया उसकी गलती मानेंगे? जो ट्रंप के सामने सरेंडर किया, ट्रंप के सामने सरेंडर किया, उस सरेंडर के लिए वो गलती मानेंगे? गिरती अर्थव्यवस्था की गलती मानेंगे? बढ़ती महंगाई की गलती मानेंगे? बढ़ती बेरोजगारी की गलती मानेंगे? गिरते रुपये की गलती मानेंगे? बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट जो है उसकी गलती मानेंगे? ये अपनी गलती मानते नहीं है। आज इनकी दुकान में सामान नहीं है। ये सरकार लच्चर और लाचार है, लच्चर और लाचार सरकार। ये टीडीपी के, एक मिनट, ये लच्चर और लाचार सरकार टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी के बैसाखियों पर खड़ी है। अब इसको इमरजेंसी की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है।
एक खत्म हुए मुद्दे को। ठीक है मनोज काका जी, मलूक नागर जी, मैं आ रही हूं आपके पास। सिद्धार्थ जल्दी से 2 लाइन में जवाब देंगे। सिद्धार्थ यादव जी। मैं 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। बड़ी आपत्तिजनक बात इन्होंने कही कि इमरजेंसी का इफेक्ट खत्म हो चुका था। कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं? आज तक इफेक्ट झेल रहा है देश। आपके लोगों के लिए राजनीतिक सबसे बड़ी होगी और गलती हमारी नरेंद्र मोदी की गलती के कारण देश की अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर पहुंची है। नरेंद्र मोदी की गलती है कि देश में 100 से ऊपर यूनिकॉर्न हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की गलती है कि 40 किलोमीटर पर देर के हिसाब से सड़क बन रही है। नरेंद्र मोदी की गलती है कि 75 एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट हो गए। नरेंद्र मोदी की गलती है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 10 लाख करोड़ पार कर गया। नरेंद्र मोदी की गलती है कि इस देश में आज एक नई ऊर्जा है। नरेंद्र मोदी की गलती है कि क्या पूरी दुनिया हमको देख रही है? रुपया गिर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन रुपये के साथ साथ देश की और देश के प्रधानमंत्री की साख भी गिर रही है। ये याद रखिएगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आपके समझ में नहीं आएगी, आपके समझ में कुछ आएगा नहीं। देखिए वहां पर बिहार और यूपी के नौजवान जो पेपर लीक अरे देश शर्मिंदा, आज देश शर्मिंदा है कि मनोज काका जी, मलूक नागर साहब, अब मैं आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी की पहले टिप्पणी ले लीजिए। 5 सेकंड चित्रा जी, 5 सेकंड बोलिए सर। चित्रा जी, चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं, हमारा भी समय खा जाएंगे। मनोज काका जी, मलूक नागर जी 5 सेकंड मांग रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार बात सुन लेते हैं चरण सिंह सापरा जी का। बोलिए 5 सेकंड। देखिए इन्होंने इतनी सारी बातें की है। मैं 5 सेकंड में यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी हम शर्मिंदा है। पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। माफी आज 63-64 दिन हो गए। 5 सेकंड ले रहे हैं तो पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पहलगाम की जो विधवाएं हैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। पहलगाम की विधवाओं को आपके नेता कहते हैं कि विरंजनाओं में भाव नहीं है। आपके जगदीश ठीक है, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। मनोज काका जी वो बता रहे हैं कि पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आतंकवादियों को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन जब उन महिलाओं के पास जाकर, चूंकि हम लोगों ने रिएक्शन लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो महिलाएं तो नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से बहुत खुश थी जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। आपको लग रहा है कि यह मुद्दा काम करेगा मनोज काका जी? देखिए, मुद्दों की जो सवाल है, मुद्दे तो आज भी, ये सच बात है कि 22 अप्रैल से आज कितने दिन बीत गए, आज भी ये देश जानना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर समाजवादियों ने तो कभी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये किससे पूछा जाए कि वो 4 दरिंदे जिन्होंने इतना कायराना हरकत किया उसे कहां ढूंढा जाए? वो उसको सरकार अभी आज तक उनको सरकार ने कड़ी सजा क्यों नहीं दिया? उनका असैसिनेशन क्यों नहीं हुआ? ये तो सरकार से सवाल है ना। 4 दरिंदे जो सरकार आज तक जिनको सजा नहीं दे पाई, वो सरकार अपने उसका बहुत डफली पीटती है। और साथ ही ने कई उपलब्धियां गिनाई। नरेंद्र मोदी की एक उपलब्धि ये भी है कि 2 साल से ज्यादा हमारा ही एक क्षेत्र, हमारा ही एक भाग मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा, लगभग 275 लाख करोड़ रुपया है, 75 साल की बेरोजगारी है। आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या भारत में हो रही है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा माताओं बहनों के खिलाफ आप लोगों की राजनीतिक रोटियां हो रहा है। तो ये सब उपलब्धियों पर भी बोलिए। रुपया अब कहां खड़ा है? अब डॉलर के मुकाबले रुपया कहां खड़ा है, इस पर भी बोलिए। आप नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बताइए। जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, रुपया कहां है, इस पर बोलिए। और बनता पढ़ के आइए, ऑर्गेनाइजर पढ़ के आइए कि संविधान का और बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान किसने किया? आपके आदर्श संगठन आरएसएस ने करा। ऑर्गेनाइजर में क्या क्या लिखा? यहां तक लिखा कि संविधान तो पश्चिमी देशों के दस्तावेज का एक मूल पत्र है। यही हमारा संविधान। हमारा संविधान वो है बाबा साहब को चुनाव हरवाने वाले, बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, बाबा साहब को भारत रत्न ना देने वाले, बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में बताने वाले, छुपाने वाले, करनी है, बाबा साहब की बात कारण वंदना। वो दुष्यंत कमाल बात है। दुष्यंत कुमार की वो लाइन है कि कहां तो खिलाफ चुनाव लड़े थे बाबा साहब घर के लिए, क्यों चुनाव हरवाने गए थे बाबा साहब को? शहर के लिए कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? पहलगाम पर कौन देगा जवाब? मणिपुर पर कौन देगा जवाब? बेरोजगारी पर कौन देगा जवाब? चंडीगढ़ पर कौन देगा जवाब? उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने पर कौन देगा जवाब? पाखंडी बताएं
पाखंडी बताएं, दरबारी बताएं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्या किसी देश में शिक्षा व्यवस्था बंद करके उस देश का विकास हो सकता है? जवाब देने का अवसर दीजिए। पाखंडी बताओ, लगूंगा, भागते दिखेंगे। ये सवाल है। पाखंडी और ये दरबारी कौन सी भाषा है? किसको आप बोल रहे हैं? एक सेकेंड, किसको आप बोल रहे हैं? अभी आपको लेकर इसी तरह की टिप्पणी कोई और कर दे तो फिर आप लोग बेचैन हो जाते हैं। सर, डिबेट की अपनी मर्यादा होती है। मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मनोज काका जी। जो लोग विद्वान होते हैं ना, आप तो विद्वान हैं मनोज काका जी, जो विद्वान होते हैं उनको अपशब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको ज्ञान की कमी होती है वो अपने ज्ञान को भरने के लिए अपशब्दों को लेकर आते हैं। तो मैं कम से कम आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं करूंगी। ये किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? पलट कर कोई बोल देगा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। चित्रा जी, कोई समावेशी और विकास परक विकासात्मक सोच वाला व्यक्ति विद्यालय बंद करने की तो नहीं सोच सकता। मैं हर उस सोच को, हर उस व्यक्ति को पाखंडी कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद कर रहा। मैं हर उस व्यक्ति, हर उस विचारधारा, उस सरकार को पाखंडी हम सभी कह रहे हैं जो विद्यालय बंद करने की बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश में शराबालय वो लगातार शराब की दुकानें खोली जा रही है और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ है समाजवादी पार्टी। मलूक नागर जी, ठीक है जी। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी को जो सजा हुई वो कैबिनेट का फैसला राहुल गांधी जी ने फाड़ा। वो अलग बात है कि 2 साल सदस्यता उनकी भी कुछ दिन के लिए रद्द हुई। तो और बीच में जो मैंने अभी कहा, जिसमें मनोज काका ने असंसदीय भाषा की बात करी, तो कांग्रेस के समय की बात करी, मुलायम सिंह जी को जेल में डाला, अखिलेश जी को अपशब्द कहे और उनको जेल में डालने की कोशिश करी। अरे तो इस पे आज इमरजेंसी पे के खिलाफ बोलो, अपशब्द, अरे अपशब्द, आप हमारे जवाब क्यों नहीं अपशब्द, अरे आप सब बोलने इमरजेंसी के भी खिलाफ थे, घोषित इमरजेंसी के कांग्रेस को बोलो, लेकिन अरे खिलाफ बोलना है तो कांग्रेस के बोलो, अब शब्द बोलना है कांग्रेस के बोलो, कांग्रेस तुम्हारे लिए खराब शब्द बोलती है। आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ गलत शब्दों के लिए एबीपी के तुम्हें खिलाफ बोलना है तो कांग्रेस के खिलाफ बोलो। कांग्रेस के लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती करी है, कांग्रेस के खिलाफ बोलो, नहीं तो माफी मांगो। इतना भाषा का बीजेपी तुम्हें कुछ नहीं देने वाली है, फाड़ो गला। अरे भाई मनोज काका, कांग्रेसियों के खिलाफ बोलो, कांग्रेसियों ने तुम्हारे खिलाफ बोला, कांग्रेसियों ने तुम्हारी बेइज्जती करी, कांग्रेस के खिलाफ बोलो। हमने 10 बार आपसे कहा है कि हम घोषित इमरजेंसी के भी खिलाफ थे, अघोषित के भी, लेकिन मणिपुर पर सवाल पूछ लो, पहलगाम पर पूछ लो, बेरोजगारी पर पूछ लो, उत्तर प्रदेश से ही सांसद रहे, पूछ लो कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हो, शराब की दुकानें क्यों खोल रहे हो, ये सवाल तो पूछ लो। थोड़ी हिम्मत करो, चिल्ला के जा रहे हो यूपी में। ठीक है, आपको अरे आज इमरजेंसी पे डिबेट है, कांग्रेस से सवाल पूछ लो, कांग्रेस से सवाल पूछ लो, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलो। इमरजेंसी पे डिबेट है मनोज काका। कांग्रेस ने माफी मांग लिया। समाजवादी लोग उस समय भी विरोध में थे, घोषित इमरजेंसी के भी, अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में है। सिद्धार्थ यादव जी को बार-बार यूपी के बंद हुए हो रहे हैं स्कूलों को पत्रकार हैं, आपसे सवाल पूछ ही रही है, हमें क्या पूछना है? देखिए चित्रा जी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, चित्रा जी, वो अभी मनोज काका जी हमारे सम्मानित प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने माफी मांग लिया। मुझे लगता है मनोज काका जी के कान में आके माफी मांगी, या हो सकता है अखिलेश जी के कान में मांगने की होगी। अरे स्वर्गीय मुलायम जी चले गए तो उनके बलिदान को इतना छोड़ देंगे आप कि एक शब्द नहीं बोल पाएंगे इमरजेंसी पे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। जिन जयप्रकाश नारायण के नाम पर राजनीति करी, अरे हमने लगातार कितनी बार कैसे आप सुन पा रहे हो? आप सिर्फ अपने मतलब की बात सुन रहे हो। सारे केस कांग्रेस ने शुरू करे। आप बताइए कि मैंने कहा कि मैं घोषित दोनों इमरजेंसी के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। सारे तो कांग्रेस ने केस करे, कांग्रेस जेलों में डाले, कांग्रेस आपके काम करे, पर जवाब नहीं दे पाई। ये कौन सी मतलब हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ है, उसी पार्टी के साथ आप चुनाव में जाते हैं मनोज काका जी? नहीं, देखिए चुनाव का आप बात करेंगी तो चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री को वो
कहां कहां भेज रहे थे राजभर जी उनके साथ गई। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी जिनको बताती थी कि आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादी का वो करती है, संरक्षण देती है, उसके साथ बीजेपी चुनाव में गई, सरकार बनाई। तो चुनाव राजनीति अलग विषय है। समता, संविधान और समावेशी कर्तव्य और लोकतंत्र के मूल्य क्या है वो अलग विषय है। फिर से इमरजेंसी लगाएंगे। यही तो बात है कि जो मूल मुद्दे हैं और जो राजनीति है उनको अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनेता इसको तय करते हैं और अपने लिए अपने जो दोस्त यार है वो भी चुन लेते हैं। यही राजनीति का तकाजा है जिसको लेकर हर पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन इमरजेंसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर किसको मिलेगा फायदा, किसका होगा नुकसान, आगे आने वाले वक्त भी इसका फैसला करने वाला है। लेकिन इमरजेंसी, आपातकाल और साथ ही संविधान के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक दूसरे पर लगातार साध रहे हैं निशाना। फैसला जनता को करना है, किसकी बातों में दिखा है दम, वोट के जरिए फैसला आप करते हैं। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।